ओके, तो सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूँ। हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला क्या था और प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है जिसके बीच में नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स रख दिए जाएं, डाइलेक्ट्रिक्स रख दिए जाएं अलग अलग, चाहे वो कंप्लीटली फिल कर दें, चाहे एक ही डाइलेक्ट्रिक रखा हो, चाहे दो तीन तरह के डाइलेक्ट्रिक रखे हों, तो इनकी थिकनेस के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला लिख लिया था। मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही फॉर्मूला से कैपेसिटर के काफी सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। उसमें ये मैंने 3 स्लैब जैसे मानी है, इनकी थिकनेस अलग अलग है और दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल डी से लिख रहे हैं। थिकनेस मान लेते हैं T1, दूसरे डाइलेक्ट्रिक की T2 थिकनेस, तीसरे डाइलेक्ट्रिक की T3 थिकनेस और इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3। सोन कितने भी हो सकते हैं, 3 ही नहीं, 4 5। ये पार्शियली फिल्ड कर रहे हैं दोनों के बीच का गैप। यहाँ देखो एयर, साइड में एयर है, इधर भी एयर है, ऐसा जरूरी नहीं है पूरी तरह से भी फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन, जो भी आगे क्वांटिटी आएंगी, प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। आई थिंक ये, मैं मानता हूँ कि ये सभी ने अच्छी तरह से इसको लर्न कर लिया होगा कि अगर ये एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आए तो हम उसे कर सकेंगे। अब इसमें मैं आपको केस करवाता हूँ। देखो फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस है कि जो मटेरियल इंसर्ट किया गया है प्लेट्स के बीच में वो मेटल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंसर्टेड, इंसर्टेड मटेरियल जो है वो क्या है, मेटल है। इंसर्टेड मटेरियल इज मेटल। तो सबसे पहले ये बताओ, कौन बताएगा मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इन्फिनिटी। नोट भी करवाया था मैंने। इन्फिनिटी सर। हाँ जी, तो आंसर इन्फिनिटी सर। इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो अगर मैं पूरी तरह से मेटल से फिल कर दूंगा गैप को, तो दोनों प्लेट्स के बीच में पूरी तरह से मेटल मैंने फिल कर दिया। लैंग्वेज से हमें बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा, नहीं तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों बीच का जो गैप है वो कम्प्लीटली किससे फिल कर दिया गया है, मेटल से। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो गैप है दोनों प्लेट्स के बीच का डी, वही टी हो गया। तो इस केस में जो फॉर्मूला है ऊपर वाला वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे हेयर डी इज इक्वल टू टी। मैंने पूरी तरह से मेटल से फिल मान लिया भी, ये कंडीशन में मान के चल रहा हूँ, पूरी तरह से फिल कर दिया। जरूरी नहीं आपका एग्जाम में हो सकता है कहते पार्शियली फिल किया है, वो भी करेंगे हम। पूरी तरह से फिल कर दिया यानी डी इज इक्वल टू टी हो गया है और के यहाँ पर इनफाइनाइट है। ठीक है, T2 T3 जैसे कुछ नहीं है क्योंकि एक ही एलिमेंट है यहाँ पर। तो इसका मतलब सी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस, पहले तो मैं इस फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे हम इसे। ए की स्लैब है इसलिए टी बाई के, T1 T2 T3 नहीं आएंगे।
और इसमें भी एप्सिलॉन नॉट बाय ए डी माइनस टी की वैल्यू डी के इक्वल है, इसलिए डी माइनस डी प्लस डी बाय इनफाइनाइट। तो ये देखो क्या हो गया, डी माइनस डी जीरो और समथिंग बाय इनफाइनाइट भी क्या हो गया, जीरो। तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय जीरो। तो अब इसकी कैपेसिटेंस को हम ये नहीं बोलेंगे कि इसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गई है, हम बोलेंगे नॉट डिफाइन हो गई है, क्योंकि ये कैपेसिटर ही नहीं बना ना अभी। अब ये एक तरह का कैपेसिटर नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज था, इस साइड में नेगेटिव चार्ज था। अब आप खुद ही सोचो, जब आपने इन दोनों के बीच में मेटल पूरी तरह से मेटल की स्लैब फिल की होगी, तो जैसे ही मेटल के टच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो जो रिजल्टेंट चार्ज है वो कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। रिजल्टेंट चार्ज जीरो बन जाएगा, इसका मतलब कोई भी चार्ज स्टोर नहीं है। तो इसे हम ये नहीं बोलेंगे कि इनफाइनाइट कैपेसिटेंस होगी, हम बोलेंगे इन केस अगर आप पूरी तरह से मेटल स्लैब फिल कर देते हो तो कैपेसिटेंस डिफाइन नहीं हो। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, हम मेटल पूरी तरह से ना फिल करके एक मेटल की स्लैब इंसर्ट कर देते हैं। तो डायग्राम में इसको कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा कि मेटल पूरा ना फिल करके क्या करा, मेटल की स्लैब, क्लियरली दिख रहा है कि साइड में गैप छोड़ दिया। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये पूरा जो गैप है वो डी है, तो थिकनेस ऑफ द स्लैब जो है वो क्या है, लेस देन डी है। ये मेटल ही, यानी इसका के क्या है, इनफाइनाइट। तो हम कहेंगे मेटल स्लैब सच दैट P is less than D। तो इस केस में जो C का फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस T, और यहाँ पर T बाय K बनेगा, लेकिन T बाय K अब क्या बन जाएगा, जीरो। तो इसमें बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T बाय K जीरो बन जाएगा। आप क्या देख रहे हो कि ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पर आपके ने क्या नोट करना है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस T जो वैल्यू है ना, ये ज्यादा होगी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D से। आपसे पूछा जाता है कि मेटल स्लैब इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कहोगे वो इंक्रीज कर जाएगी। देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होती है तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखोगे, इस रिजल्ट के साथ में लिख लोगे, लिख लो यहाँ पर अगर नोट कर रहे हो तो, बाय इंसर्टिंग अ मेटल स्लैब बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। पूछ ले कितने टाइम्स इंक्रीज करगी, तो इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, डी माइनस टी कैपेसिटेंस बनी है, इसके साथ में डी मल्टीप्लाई कर दो, डी डिवाइड कर दो, तो हम इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, साथ में रहेगा डी डिवाइड बाई डी माइनस टी। तो आप ये देख रहे हो ये जो आगे वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला, ये तो कैपेसिटेंस फॉर एयर है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज करेगी, डी डिवाइड बाई डी माइनस टी टाइम्स इंक्रीज करेगी। ठीक है। तो एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूला के अभी हमने दो केस किए हैं। पहला जो केस है वो मेटल पूरी तरह से फिल कर दिया, दूसरा केस है मेटल को पार्शियली फिल किया। ठीक है, तो दोनों के लिए हमने फॉर्मूला, दोनों के लिए जो जो चीजें बनती थी वो सारी हमने निकाल ली, जो जो क्वेश्चन बनते थे। इसके अलावा क्या बन सकता है, इसके अलावा न्यूमेरिकल बन सकता है।
ए की वैल्यू दे दे, डी की वैल्यू दे दे, टी की वैल्यू दे दे। मेटल बोल दिया तो के की वैल्यू नहीं देंगे। मेटल के लिए ध्यान में रखना है, कंडक्टर के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो हमारे पास हर तरह के क्वेश्चन के आंसर निकल जाएंगे। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो हो गया मेटल के क्वेश्चन। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन दे दें तो क्या होगा? जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मैं ज्यूम कर रहा हूँ। देखो अगर इसके बीच में 3 या 4 तरह के डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें पूरी तरह से, जो इसके गैप को फिल कर देते हैं पूरी तरह से, फिर तो यही वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप, ये वाला फॉर्मूला। ये मैंने देखो डायग्राम भी बना के दिखाया है। पूरी तरह से फिल करें चाहे ना करें, T1 T2 T3 जो भी दिए हुए हैं वो इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको करवा दूं कुछ अलग तरीके का न्यूमेरिकल। ध्यान से देखो सभी, और इसका आंसर मेरे को सभी दोगे, इसका आंसर क्या आएगा। देखो प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर ना हमने 2 डाइलेक्ट्रिक प्लेस किए हैं अब इस कैपेसिटर के अंदर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि एक साइड में एक तरह का डाइलेक्ट्रिक है ट्रायंगल शेप में, देखो और दूसरी साइड में दूसरे तरह का मटेरियल है, दूसरे तरह का डाइलेक्ट्रिक है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या आएगी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आपको गिवन होंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से तो आप वैल्यू निकाल लोगे इसकी। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो आएगी थिकनेस कितनी लें। ये वाला जो मटेरियल है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 मान लेता हूँ, दूसरे का मान लेता हूँ मैं K2। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स D ही है। मेरा क्वेश्चन है, कोई बता सकता है कि T1 और T2 को कितना लें? T1 और T2 को कितना लें? चैट में आंसर दो। वैसे किसी को पता है तो माइक ऑन करके बता सकता है T1 और T2 की वैल्यू को कितना ले। टू रूट डी। कितना बोल रहे बेटा? 2 रूट डी। एक मिनट रुको। हाँ जी, पीछे से ना शोर आ रहा था, एक्चुअल में आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अब बताओ कितना आंसर बता रहे थे? देखो बड़ा ही सिंपल है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर अपने को थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। आई थिंक काफी बच्चों ने आंसर, शायद एक स्टूडेंट दे रहा था शायद सही था आंसर, और कुछ एक स्टूडेंट को आइडिया भी होगा भी आंसर क्या आएगा। देखो बात यहाँ पर ये नहीं है भी स्लैब बिल्कुल सीधे सीधे रखे हुए होने चाहिए। बात यहाँ पर ये आ रही है कि आपको बस ये आइडिया मिल जाना चाहिए कि ये जो बीच वाला स्पेस है इसमें परसेंटेज क्या है मटेरियल की। अगर आप इसे देखो तो आप ये डायग्राम को देखने से पता चल रहा है कि जो पूरा गैप है वो सिर्फ 2 मटेरियल से फिल किया गया है, और देखने से पता चल रहा है कि वो मटेरियल अमाउंट में बराबर है। देखो ऊपर वाला ट्रायंगल जो ग्रीन कलर का है और जो नीचे वाला ब्राउन कलर का है बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट है। यानी आप बोल सकते हो कि इन्होंने गैप इस तरह से कवर किया है कि 50% गैप ऊपर वाले ने कवर किया है और 50% गैप नीचे वाले डाइलेक्ट्रिक ने कवर किया है। तो अगर ये मेथड हम लगाएं तो आप इस डाइलेक्ट्रिक को ऐसे भी तो एज्यूम कर सकते हो अपने मन के अंदर
कि ये डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली में अगर ऐसे भी फिल किया होता तो क्या प्रॉब्लम होती। ग्रीन कलर से ऐसे हाफ फिल कर देते इसे, और ब्राउन कलर वाले से हाफ फिल कर देते, अभी भी तो परसेंटेज 50-50% ही है। अगर ऐसा किया होता तो अब आप आंसर दे दोगे मेरे को कि सर अब हम बता देंगे कि ये जो थिकनेस है ये दोनों की बराबर हैं तो ये कितनी होंगी। अगर पूरा गैप जो है वो डी है तो ये वाली थिकनेस d/2 होगी और दूसरे वाले की भी कितनी होगी, d/2। तो बस यही मेथड अगर हम यूज लगाएं यहाँ पर तो हम कहेंगे दोनों थिकनेस d/2 है। K1 और K2 आपको दिए हुए हैं, फॉर्मूला में पुट करेंगे कैपेसिटेंस मिल जाएगी हमें। फॉर्मूला पहले तो देखो, मैं बार बार पता है ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि टीचर कोई कितनी जितनी बार बोर्ड पर फॉर्मूला को लिखता है ना, उनके माइंड में उतने ही ज्यादा उसके रहने के चांसेस होते हैं अगर वो नहीं पढ़ता तो। अगर वो पीछे से रिवीजन कर रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डी माइनस T1 प्लस T2 को हम क्या लिख देंगे, d/2 प्लस d/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा d/2 K1 प्लस d/2 K2। अब ये देखो d1 d/2 प्लस d/2 d बन जाएगा, ये प्लस का d और ये माइनस का d, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बच जाएगा, यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है, ये 2 कॉमन आगे, 2 को ऊपर ले जा सकते हैं अपने, नीचे रह जाएगा d/K1 प्लस d/K2। और अगर आप इसे एलसीएम लेके इसे सोल्व कर लेते हो तो ये वैल्यू बन जाएगी K1 K2, d कॉमन आ जाएगा K1 प्लस। अब ये जो मैंने रिजल्ट निकाला है ना, ये रिजल्ट आपको, ये पहले बहुत क्वेश्चन आता था एग्जाम में, तो डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन मिलते थे। बच्चे क्या करते थे, ये क्वेश्चन देखा, ये ऑप्शन देखा, वही है अब अपने हथियार छोड़ दिए भी, ये तो हमसे होगा नहीं। जबकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि स्टेटमेंट बड़ी हो या कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसे भी ऑप्शन हो, पेशेंसली अगर हम उसे पढ़ें और अपना जो भी ओरिजिनल फॉर्मूला है उसको स्टेप टू स्टेप फॉलो करें, ठीक है, अपनी कोई साइंस ना लगाएं, जैसा फॉर्मूला है और जैसा उसका इम्प्लीमेंटेशन है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा करें, तो टफ से टफ क्वेश्चन भी हो जाएगा। प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे जो ज्यादातर काम करते हैं वो रनिंग में कर जाते हैं, किसी कंसेप्ट को, किसी फॉर्मूला को डिटेल में जाके नहीं समझते, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को। इसी तरह ये क्वेश्चन एक करवाया ना मैंने, अब कैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए, अगर सीधे सीधे स्लैब दिए हैं फिर तो बड़ा इजीली कर लोगे, अगर सीधे सीधे स्लैब नहीं दिए हुए तो परसेंट वाला तरीका लगाना। और एक अच्छी बात ये भी बता देता हूँ कि अगर स्लैब सीधे सीधे नहीं दिए होंगे तो ये बीच वाला जो गैप है ना ये कम्प्लीटली फिल्ड ही मिलेगा आपको। अगर इसमें 3 स्लैब बना देता ना मैं, कुछ भी अलग सा डिजाइन बना के, तो उसमें भी ये क्लियरली आपको शो हो रहा होता कि तीनों का जो परसेंटेज है वो बराबर बराबर है। अदरवाइज कोई ना कोई आइडिया दिया होता भी ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट फिल है, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस से रिलेटेड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस से रिलेटेड टॉपिक थे। एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि स्टूडेंट्स भी पूछ लेते हैं, कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है, आपके माइंड में भी आया होगा जरूर, कि सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अगर इन दोनों के बीच में कोई मीडियम हो या ना हो, मान लो एयर है या इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, तो क्या ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी? तो आंसर होगा बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि ये दोनों पर कैसा चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव को, और ये नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। इनके अट्रैक्शन की वजह से जो इनके ऊपर फोर्स लगेगी उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो फोर्स कितनी लगेगी। तो देखो बड़ा ही सिंपल है ये तो तरीका इसको फोर्स निकालने का।
आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, उस फॉर्मूला को डायरेक्ट आप ध्यान में रख सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस पर मैं मान लेता हूँ कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और ये जो दूसरा है इसकी है माइनस सिग्मा। ठीक है, इन दोनों ही प्लेट्स का जो एरिया है वो ए है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों ही प्लेट्स का जो एरिया है वो सेम होता है। तो डायग्राम से आपको पता चल रहा है एरिया, और मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दी। अब दोनों ही प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगेगी, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर आप सिग्मा ए बाई ये जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा अगर चेंज करते जाओ तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलते रहेंगे आपको। कैसे? अगर मैं ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दूं, देखो सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर ए स्क्वायर बन जाएगा, नीचे ए से डिवाइड कर दूं तो सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर। आप सभी को पता है सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज डिवाइड बाय एरिया, तो सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या बन जाएगा, चार्ज। तो ऊपर तो बन गया क्यू स्क्वायर, नीचे क्या रह गया 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इसके फॉर्मूला को क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए भी बोल सकते हैं। और अगर मैं डी से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड कर दूं, डी से मल्टीप्लाई कर दूं और डी से डिवाइड, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर डी डिवाइड बाई 2 डी एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, ये फॉर्मूला बन गया कैपेसिटेंस का। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1/c का क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2dc। और अगर मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू, हम सभी को पता है सी वी इक्वल टू क्यू होता है, तो क्यू स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर वी स्क्वायर पुट कर दूं तो एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2d। देखो एक ही फॉर्मूला करना है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला ये नीचे वाले स्टेप से कैसे भी पुट करके बनाते रहो। ठीक है, ये भी एक चीज है जो आपने सीखनी है कि हमारे पास इनिशियली क्या होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन हम उस फॉर्मूला के अंदर जो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं उनको इंटरचेंज करके, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करके उन क्वांटिटीज को अलग अलग फॉर्मूलाज बना सकते हैं। अब आपके एग्जाम में सपोज करो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स का क्या फॉर्मूला होता है। आप कहोगे सर आपने तो लिखवाया था सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एग्जाम में तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आ गया, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हमें बनानी आनी चाहिए। अब कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है कि सर ना बने तो, देखो ना बनने का रीजन ये होगा कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला पर प्रैक्टिस नहीं की। अगर प्रैक्टिस है तो देखते ही आ जाता है। अब कुछ स्टूडेंट को ये भी होगा भी सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि मैं डेरिवेशन, हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो डेरिवेशन में हम नहीं जाते, लेकिन फिर भी एक जो अच्छी हैबिट होती है ना वो क्या होती है, देखो कोई भी स्टूडेंट फिजिक्स में तब कामयाब हो गया मैं तब मानता हूँ जब वो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी डील करना स्टार्ट करते जो उसने नहीं पढ़ी, तब मैं एक्चुअली में बोलूंगा कि उसने इस कंसेप्ट को समझा है। देखो आप सभी को पता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। आई थिंक सभी को याद होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब सपोज करो ये वाला जो, ये वाली जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इस पर चार्ज है क्यू। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस प्लेट पर कितनी फोर्स लगेगी, क्यू इंटू ई, ऐसा हम मान सकते हैं। तो न्यूमेरिकली तो नहीं, लेकिन आइडिया आपको मिल जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो क्यू को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो देखो ये क्या बन गया
सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो ये जो 2 आया वो तो डिफरेंट आएगा, लेकिन फॉर्मूला देखो सिग्मा स्क्वायर ए बाय एप्सिलॉन। अब आपसे ना क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन। 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो ज्यादातर बच्चे हाथ खड़े करके आ जाते, सर निकालने बैठ जाते तो टाइम बहुत लग जाता है ना। फिर निकाल तो हम लेते, हमारे पास इतना टाइम ही था, ऑब्वियस सी बात है। पहले ही बता रहा हूँ, आप जो एग्जाम दोगे उसमें आपको टाइम बहुत कम मिले, मतलब आपको फील होगा कि टाइम बहुत कम था, क्वेश्चन में ज्यादा आते थे लेकिन टाइम बहुत कम था। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ही ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अब मैंने देखा भी सिग्मा स्क्वायर ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आज पहली बार फॉर्मूला नहीं आ रहा। मैंने जब 100/4 जब मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था डीएफ बाय डीए का फॉर्मूला, चार्ज कैरिंग स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर जब मैंने आपको फोर्स निकलवाई थी, तब भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हमने वहां पे पढ़ा था। वहां सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, देख लेना ध्यान से, पीछे वाले लेक्चर्स को देख लेना, नोट किया तो वो उनको पढ़ लेना। अब मेरे से पूछा इसकी डायमेंशन क्या है, मेरे माइंड में साथ के साथ आ गया, अरे ये तो फोर्स का फॉर्मूला है, ये तो फोर्स का फॉर्मूला है, तो मैं इसकी डायमेंशन क्यों निकालूंगा, इसकी डायमेंशन मेरे को पता है, इसकी ये फोर्स का फॉर्मूला है। ये जो नंबर होते हैं ना उनको छोड़ के बाकी चीजों की डायमेंशन जो फोर्स है वही बनेगी। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M1 L2 सॉरी M1 L1 T माइनस। हो गया। अगर ये क्वेश्चन में मेरे को मिलता है एग्जाम में तो मेरे को तो हार्डली 5 सेकंड लगते और मैं जो भी नीचे ऑप्शन लिखे होते उसमें से टिक लगा देता। ठीक है, फिर ऐसे ही क्वेश्चंस को बच्चे बाद में कह देते हैं आके सर हार्ड बढ़ाया था पेपर, तो हार्ड नहीं था, ये कमी हमारे में थी भी हम उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं करके। स्क्रीनशॉट लेना है क्या किसी ने? ओके, नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन तो हमने किया ही हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। और अगर आपसे पूछ ले कि दो प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है उसकी वजह से एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, तो एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर की है उसकी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला इससे पहले भी आपने एनर्जी डेंसिटी का पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता देता हूँ मैं इसी से रिलेटेड। देखो, अगर आपको कैपेसिटर दे दिया जाए इस तरह से, आपको बोल दिया जाए कि इन दोनों ही कैपेसिटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, इन दोनों ही प्लेट्स का जो एरिया है वो ए है, इसके बीच में जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी उसकी वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे पूछा जाए कि ये अरेंजमेंट सेटअप हो गया, इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही एनर्जी डेंसिटी होगी। लेकिन एक बात को समझो, जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं क्वेश्चन में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, अब बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, वो ऑप्शन में इसी ऑप्शन को टिक लगा जाते हैं कि सर ने बताया था एनर्जी स्टोर बिटवीन द कैपेसिटर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सर ने बताया था कि ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा वॉल्यूम। अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तो ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, लेकिन ये भी तब है जब इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक ना रखा हो। डाइलेक्ट्रिक रखा होगा तो यहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा अकेला। कोई स्टूडेंट बताएगा वॉल्यूम की क्या वैल्यू है यहाँ पर, वॉल्यूम की क्या वैल्यू है? A into D। ए इंटू डी, वेरी गुड, ए इंटू डी, क्योंकि ये एक बॉक्स जैसा है ना, जिसके एरिया है ए और दोनों आमने सामने फेसेस के डिस्टेंस है डी, तो ये बन गई एनर्जी। तो केयरफुल रहना कि एनर्जी पूछ रहा है या एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है। देखो जो मास्टर कैडर वाले बच्चे हैं वो, ये ऐसे जो चीजें हैं ना ये बड़ी पूछी जाती हैं। जब मैंने आपको काम करवाया था उस टाइम मैंने ये चीजें क्यों नहीं बताई, क्योंकि मेरे को पता था कि बेसिक क्लासेस लगेंगी उसमें ये सारी चीजें बताऊंगा मैं। तो वहां पर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मैंने जरूर बताया होगा, लेकिन ऐसी बातें होती है ना वो मास्टर कैडर में या लेक्चरर वाले कैडर में बहुत पूछी जाती हैं। इन चीजों को बोला जाता है कि कंसेप्ट से हट के कंसेप्ट को समझा गया है या नहीं समझा गया। और आजकल ना इन्हीं चीजों का ट्रेंड है, जो प्लस 2 वाले स्टूडेंट है वो भी थोड़ा इसे समझे इस चीज को। आप वो जमाने गए, कूलम लॉ का फॉर्मूला बता दो, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता दो, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। किसी भी कंसेप्ट को देखो, जैसे ये वाला इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है, यूनिट है, स्लैब को थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से पुट कर दिया, तो कंसेप्ट नहीं बदल रहे, कंसेप्ट वही है। वो क्या करते हैं एग्जामिनर थोड़ा सा प्रॉब्लम को दिखाते हैं, डराने की कोशिश करते हैं कि देखो हमने तो टिपिकल बना दी प्रॉब्लम, लेकिन वो टिपिकल प्रॉब्लम नहीं बनी। और ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, कि बच्चे गलत करते ही करते हैं, क्योंकि वो रनिंग में पढ़ते हैं। एनर्जी डेंसिटी, अच्छा ये फॉर्मूला है, चार्जेस बिटवीन दो प्लेट्स दी हुई है, कैपेसिटर बताओ उसके बीच में कितनी एनर्जी होगी, तो यही फॉर्मूला लगा ऑप्शन में मिलेगा जरूर, यही लगाएंगे। एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी डिफरेंट कंसेप्ट है, केयरफुल इसका फॉर्मूला करो, ठीक है। अब तो ये तो हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, सेकंड टाइप। थर्ड टाइप्स आ गया वैसे ये बेसिकली। एक पहले सबसे पहले किया था एक सफियर। देखो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि अभी तक हमने कितने तरह के कैपेसिटर किए हैं। सबसे पहले ये वाला कैपेसिटर किया था हमने, ऐसा कि एक सफियर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने कर लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों के फॉर्मूला भी रिमाइंड करवा देता हूँ मैं आपको। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, अगर इसका रेडियस r हो तो, और इसके बीच में कोई मटेरियल ना हो तो, अगर मटेरियल हो तो एप्सिलॉन आ जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला पढ़ लिया, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d, अगर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक ना हो तो, डाइलेक्ट्रिक होगा तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इसको स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं बोलोगे पहले वाले को, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो एक सफियर, ठीक है, और इस सफियर के अंदर फिर एक और छोटा सफियर, इसे बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। दो सफियर क्यों, क्योंकि ये जो दो सफियर है इस पर एक टाइप का चार्ज इकट्ठा होगा। जैसे मान लो अंदर वाले पे मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको कुछ कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा ही कुछ बन रहा है। एक पर पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव जो बाहर वाला सफियर है इस पर कौन सा चार्ज इंड्यूस करवा लेगा, नेगेटिव। तो ये जो सफियर है ये अंदर से खाली है, इनके बीच में अभी कुछ मान नहीं रहा मैं, तो जो चार्ज है वो क्या हो गया, बाउंड, अंदर वाले पर पॉजिटिव बाहर वाले पर नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। जरूरी नहीं है अंदर वाले पर ही पॉजिटिव हो, पॉजिटिव किसी पर भी हो सकता है, बाहर वाले पे भी हो सकता है, और इनके बीच में इस तरह से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है इन दी फॉर्म ऑफ चार्ज, तो हम इसको कैपेसिटर बोल सकते हैं। नो डाउट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके फॉर्मूला जो है वो थोड़े से बदल जाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हिसाब से। आपको सबसे पहले ये समझना है कि इसका फॉर्मूला बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए आपको कैपेसिटर के फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 तरह के ही हैं। एक सबसे पहला सफियर, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर आ गया, और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है
ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ मेरे को उसके आंसर चाहिए आपसे। अगर अंदर वाले का जो रेडियस है वो है ए और बाहर वाले का रेडियस है बी, अंदर वाले के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू और बाहर वाले के ऊपर चार्ज है माइनस क्यू, तो मेरे को ये बता सकता है कोई स्टूडेंट कि ये जो दायरा है इन बिटवीन बिटवीन द सफियर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सोचो थोड़ा। एक चीज को ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला है, अंदर वाले सफियर पर है प्लस क्यू चार्ज तो बाहर वाले पे है माइनस क्यू चार्ज, डिफरेंट नहीं माने हैं मैंने, सेम माने हैं। इसको सेम करने का एक तरीका भी है, पता है क्या? आप सिर्फ अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दे दो, बाहर वाले पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, और फिर बाहर वाले से एक वायर लो और उसे ग्राउंड में दबा दो, अर्थिंग कर दो, तो यानी इसके ऊपर सरफेस पर कोई चार्ज होगा, जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इसके ऊपर अगर अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूस हो गया तो पीछे कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव रह जाएगा। वो सारा का पॉजिटिव, जो बाहर वाला आउटर शेल का पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में। तो जो ऊपर वाली शेल है उस पर सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा? माइनस क्यू चार्ज रह जाएगा। अब बताओ कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी इन बिटवीन द सफियर? ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला? Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे पोटेंशियल का फॉर्मूला, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था CV इज इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू Q बाय V। फॉर्मूला में वैल्यू रख दी हमने V की और कैपेसिटेंस 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में जैसे कि आपको एक सिलेंडर दे दिया, इसके अंदर फर्दर एक और सिलेंडर बना हुआ है कम रेडियस का, तो दो वही पैरामीटर हो गए, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, होलो हैं ये दोनों ही, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा और एक पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। तो इसी तरह से हम ये मान सकते हैं कि दोनों का जो रेडियस है, अंदर वाले का रेडियस ए है, बाहर वाले का रेडियस बी है। ये रेडियस मैंने एक एक्सिस से लिए हैं जो इनके दोनों के ही सेंटर से पास हो रही है। क्लियरली डायग्राम से पता चल रहा है बी इज ग्रेटर देन ए। इसमें भी ये ध्यान में रखना, मैंने बी ज्यादा माना है, पीछे वाले में भी मैंने कहा था ये ध्यान रखना, मेरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बी इज ग्रेटर देन ए, और चार्ज हमने अंदर वाले को दिया है जबकि ग्राउंड है बाहर वाला। देखो एक चीज समझाता हूँ, अगर अंदर वाले को ग्राउंड कर देंगे तो ये फॉर्मूला में ना थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वो चेंज ये आ जाएगा कि ऊपर बी स्क्वायर बन जाएगा ए बी की जगह, लेकिन उस तरह से नहीं पूछा जा सकता, इसीलिए ध्यान रखना है। और सिलेंडर में भी मैं बी को ज्यादा मान रहा हूँ, तो इस केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, पोटेंशियल इसमें करने की आपको जरूरत नहीं है। इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिलेंडर की लेंथ जो मैंने सपोज करो एल मान ली, इसकी लेंथ को मैंने अज्यूम कर लिया एल, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइड बाय नेचुरल लॉग
नेचुरल लॉग B/E। तो देखो जो ज्यादा मान है वो ऊपर आएगा B/E। अगर ऐसा नहीं होगा, कोई स्टूडेंट A/B कर देता है, नेचुरल लॉग ऑफ A/B सच दैट A इज लेस देन B, तो ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। जिन बच्चों की मैथ पे स्ट्रॉन्ग पकड़ है उनको समझ आ रही होगी ये बात, कि अगर हम ऐसे वैल्यू का नेचुरल लॉग निकालें जिसमें नोमिनेटर की वैल्यू कम और डिनोमिनेटर की ज़्यादा, तो ये नेचुरल लॉग की जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव बन जाती है, और उसका मतलब होगा कैपेसिटेंस नेगेटिव, और कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इस फॉर्मूला में अगर मैंने B डिवाइड बाय A लिखा है नेचुरल लॉग में, तो इट मींस B इज ग्रेटर देन A। इसके अंदर क्या क्या सर हमसे पूछा जा सकता है और हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखना है? देखो इसके अंदर एक तो यही चीज सीधा फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है जहां तक ज्यादा चांस है। हल्का फुल्का न्यूमेरिकल बनेगा, देखो उसका न्यूमेरिकल भी कोई बड़ा नहीं बनता, 2 कैपेसिटर ये 2 दे दें आपको। अच्छा इसमें ध्यान ये भी रखना कि ये बाहर वाला जो है ना ये अर्थ है, जैसे उसमें बाहर सफियत अर्थ था, ये भी क्या है, अर्थ है। इसको समझते हो ना, इसे अर्थ बोलते हैं, अर्थ। अर्थ का मतलब होता है कि इससे एक तार जोड़ के जमीन में दबा दिए हमने, ऐसे हमने इससे तार जोड़ के जमीन में। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम बना रहे। अगर इसके ऊपर बाहर से कोई चार्ज आता भी है या इंड्यूस होने की वजह से अंदर नेगेटिव आया था, तो बाहर का जो पॉजिटिव वो ग्राउंड में चला जाए। अच्छा एक न्यूमेरिकल हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बस ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं और तो कुछ नहीं है। तो जब न्यूमेरिकल हम ट्राई करेंगे उसके बीच में इसका एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे कल, सो दैट आपको पता चले कि किस तरह से न्यूमेरिकल को टैकल करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ मतलब कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये बिल्कुल हल्का फुल्का टॉपिक है, ठीक है। दो ही तरह की आपको पता है कन्फिग्रेशन होती है, एक होती है सीरीज और एक होती है पैरेलल। तो इसके ज़्यादा चांस भी नहीं है पूछे जाने की। तो एक तो होता है सीरीज में लगा देना। सीरीज में लगा देना मीन्स इस तरह से हमारे पास कैपेसिटर थे तीन, तीनों को हमने एक ही लाइन में लगा दिया। फिर हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया होगा, नो डाउट, पर मैं यहाँ बैटरी नहीं दिखा रहा आपको। इसी तरह से पैरेलल, ये तीनों एक साइड से और ये तीनों एक साइड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों पे अगर बैटरी लगाई जाए और ये है C1 कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर C2 का, तीसरा है कैपेसिटर C3 का, ये नोटेशन कैपेसिटर की है, सभी वेल नोन, सभी वेल फैमिलियर हैं इस चीज से, है ना। और इस तरह से पैरेलल का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो देखो जब सीरीज में लगे होंगे तो जो सी इक्विवेलेंट है वो अपोजिट करके निकलेगा, यानी कि इसका सी इक्विवेलेंट बनेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब आप इस तरह से इसको सोल्व करोगे तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। फिर इसको बाद में सीधा करना मत भूलना, ठीक है। और पैरेलल में लगाओगे तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट बिल्कुल सीधे जुड़ जाएंगे, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। सबसे आसान टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जो चीज़ें आसान होती हैं उन्हीं से डरना चाहिए। तो अगर मैं इसका एक टफ न्यूमेरिकल बना दूं तो वो इस तरह का टफ बन जाएगा कि आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आपके एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आएगा कन्फिग्रेशन का, यानी आपको यही नहीं समझ में आएगा कि चीज़ें सीरीज में लगी हैं या पैरेलल में लगी हैं,
क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये पता ही चल गया कि सीरीज और पैरेलल में कैसे लगी हुई है, तो फिर तो ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है, लगाओ और सॉल्व करो। इसीलिए इसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, एक टॉपिक तो अभी मैं करवाता ही हूँ आपको, उस केस में आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि चीजें सीरीज में लगी हैं या फिर पैरेलल में लगी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन की फॉर्म में दो क्वेश्चन करवाता हूँ अलग अलग, जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, उनको समझ नहीं आता कि सीरीज में लगी हुई है या पैरेलल में लगे हुए हैं। जैसे देखो, एक प्लेट मैंने यहाँ पे बनाई, फिर एक और प्लेट मैंने यहाँ पर बनाई, एक यहाँ पे बनाई, एक और यहाँ पे बनाई, एक और, ऐसे करते 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 काफी सारी प्लेट्स हैं। ठीक है, ये बीच में हम ऐसे कह देते हैं, बीच में काफी सारी प्लेट्स हैं। ये कितनी प्लेट्स हैं? ये एन प्लेट्स हैं। ये ऐसे करके मैंने कितनी प्लेट्स लगाई हैं? एन प्लेट्स। अब इधर से मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया और इधर वाली साइड से मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया। तो जो पॉजिटिव जोड़ा है ना, इसकी वजह से ये प्लेट जो है, ये कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पर कौन सा चार्ज इंड्यूस करवा लेगा? इस साइड में नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव प्लेट है, ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो अपने इधर वाली जो प्लेट है उस पर कौन सा चार्ज करवा लेगा? पॉजिटिव। तो ये सिलसिला कुछ इस तरह से चलेगा, आपको ये दिखेगा कि जो अंदर वाली प्लेट्स हैं उनके दोनों साइड पर चार्ज आ जाएगा, एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव। पता कैसे चलेगा अभी कहाँ पॉजिटिव आएगा कहाँ नेगेटिव आएगा? आपने इधर से पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव इंड्यूस करवाएगा, आपको आइडिया मिल गया, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, फिर इधर आपने नेगेटिव चार्ज दिया तो इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, इस तरह से चलेगा। अब ये अगर एन प्लेट्स हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो सभी को पता है इसका सी इक्विवेलेंट निकलेगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई दे रही होगी आपको, जैसे लग रहा है जैसे ये सीरीज में लगे होंगे। तो इसका जो सी इक्विवेलेंट निकलेगा वो निकलेगा इस तरह से, 1/C1 + 1/C2, इस तरह से। ठीक है, जितने भी कैपेसिटर हुए। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर मजे वाली बात ये होती है कि सारे आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन के होते हैं, मतलब सभी का एरिया सेम, सभी के बीच की डिस्टेंस सेम, यानी कि सभी की कैपेसिटेंस क्या होगी? सेम। उस केस में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप सीधा याद रखोगे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय n-1 इंटू डी बनेगा। क्या बात बोली है मैंने? अगर ये सारे कैपेसिटर सेम कॉन्फ़िगरेशन के हो, सभी की प्लेट्स का एरिया सेम हो, सभी कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो एग्जैक्टली सेम हो, और ये गिनती में कितनी प्लेट्स हैं? एन प्लेट्स हैं। उस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो निकालने मत बैठ जाना, आपको क्या पता है नंबर कितने हैं, तो ये फॉर्मूला आएगा। कोई बच्चा पूछेगा सर ये क्वेश्चन हमसे कैसे पूछ सकते हैं? देखो, ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, या इसकी एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट बना सकता हूँ मैं ऐसे। देखो, मैं कह दूं भी देखो भाई, आपके ये स्टेटमेंट है कि 4 प्लेट लगी हुई हैं इस तरह से। ठीक है, चारों आइडेंटिकल, ये जो इनके बीच का कैपेसिटर बन रहा है वो एक जैसा बन रहा है, यानी कि सी सी और सी। तो ये बताओ भी सी इक्विवेलेंट कितना होगा? तो आपने नंबर ऑफ प्लेट्स गिननी है, 1 2 3 4। तो आपको हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय 3d बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू, प्लेट्स की काउंटिंग कितनी थी? 4 थी। n-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अगर एप्सिलॉन ए और डी की वैल्यू भी दी हो तो और भी वेल एंड गुड, वैल्यू पुट करके मैं एग्जैक्टली रिजल्ट ही निकाल दूंगा इसका। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? वो भी एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में आपको बना के देता हूँ जिसका आपको देखने से पता ही नहीं चलेगा। एक साइड की प्लेट्स को मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ। देखो, एक तो ये ऐसे मैंने कुछ बनाया सिस्टम, ठीक है।
और एक साइड मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। ये बेसिकली ना टच नहीं कर रही है, थोड़ा सा दूर है, ऐसे टच नहीं कर रही है मतलब बिल्कुल थोड़ा सा दूर है इससे। तो ये बन गया कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब ये दो प्लेट्स हैं, इधर वाली साइड मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इधर वाली साइड मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो जो ब्लू वाली प्लेट्स हैं इन सभी ब्लू प्लेट्स पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो ग्रीन वाली प्लेट्स हैं इन सभी पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब कोई बच्चा ऐसे नहीं कहेगा सर इस ब्लू वाली पर पॉजिटिव आया तो इस पर नेगेटिव आ गया, ग्रीन पर तो ग्रीन के इधर वाली साइड पे पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है, नेगेटिव से। तो सभी ग्रीन पर नेगेटिव और सभी ब्लू पर पॉजिटिव ही रहेगा। तो ऐसे केस में भी क्या करना होगा, आपने बस ये गिनना होगा कि इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है। जैसे इसके अंदर देखो ब्लू और ग्रीन दोनों मिला के 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मेरे लिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, 9 है। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो बन जाएगा आपके पास, उसमें n-1 डिवाइड में आया था ना, इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो n-1 मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कैपेसिटर, क्योंकि इसमें जैसे 9 का ये 9 प्लेट्स हैं, इसके अंदर कैपेसिटर गिनो देखो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 9 प्लेट है तो 8 कैपेसिटर बन रहे हैं। तो समझ में आया n-1 क्यों लिखा। और ये बार बार जो ये एप्सिलॉन नॉट a बाई डी फॉर्मूला है वो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। दोनों ही टॉपिक के अंदर खासियत क्या है कि ये जो कैपेसिटर मैंने माने हैं ये सेम कैपेसिटेंस के माने हैं। इसके अंदर भी सभी सी माने थे, इसके अंदर भी सारे सी माने हैं, जिसको मैं सी सिग्नल से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक और हो गया जिसमें देखो दोनों ही टॉपिक में क्या था, काफी बच्चों को हो सकता है पता भी चल रहा हो भी सर ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखने से पता चल जाता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था किसी टाइम तब बच्चों को पता ही नहीं चला, खासकर इस वाले का। तो ये दोनों ही टॉपिक आपको ये बताते हैं कि जो ये कंसेप्ट आप पढ़ते हैं सीरीज और पैरेलल का, जिसका ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये इतना आसान भी नहीं है। अगर हमें कन्फिग्रेशन ही ना समझ में आए तो हम नहीं बता पाएंगे कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा। दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं वो हम कर लेते हैं, और उसको करने के बाद देखो वैसे थोड़े से ना टिपिकल टॉपिक भी हैं। टिपिकल मतलब थोड़े से हाई लेवल के टॉपिक जिसे कह सकते हैं हम। वो हाई लेवल के टॉपिक, जैसे एक टॉपिक है कि एक बड़ी ड्रॉप थी उसे एन छोटी छोटी ड्रॉप्स में हमने डिवाइड कर दिया। दो सफियर थे, अलग अलग चार्ज था जिन पर, उन दोनों को हमने एक वायर से जोड़ दिया, तो क्या होगा, दोनों की कैपेसिटेंस पर चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो कुछ वो जो टॉपिक है ना उनको बेटर यही होगा कि न्यूमेरिकल के साथ नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ, और उसे करने के बाद क्लास ऑफ कर देंगे। और जो टॉपिक दो भी मैंने आपको बताए हैं थोड़े से हाई लेवल की, वो न्यूमेरिकल के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो अब जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज आरसी सर्किट। इन सीरीज आरसी सर्किट। देखो नाम बड़ा है, इसको देख के घबरा मत जाना, ठीक है। बस नाम ही बड़ा है, इसमें 4 इक्वेशंस करनी है अपने ने और कुछ नहीं करना। सबसे पहले नाम को सुनो, क्या है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन सीरीज आरसी सर्किट। यानी कि बात की जा रही है कि हमारे पास एक सर्किट है, वो सर्किट है सीरीज आरसी सर्किट। अब सीरीज आरसी सर्किट क्या है, नाम से पता चल रहा है कि इस सर्किट में एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा और एक रजिस्टर लगा हुआ है।
एक क्या लगा होगा कैपेसिटर और एक क्या लगा हुआ होगा रजिस्टर, और दोनों लगे होंगे सीरीज में, सीरीज आरसी सर्किट। तो ये सी हो गया, ये हो गया आर। यहाँ पर एक बैटरी भी लगा देते हैं। अब इस बैटरी की वजह से देखो क्या होगा, पहले प्रोसेस समझ में आ गई तो फिर सारा कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सपोज करो मैंने की लगा रखी है यहाँ पर, और उस की को अगर मैं स्टार्टिंग में ऑफ रखूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं की को ऑन करूंगा तो होगा क्या, इधर से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और इसकी प्लेट पर जाके स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर से नेगेटिव चार्ज आएगा रेजिस्टेंस में से और वो इधर जाके जाना स्टोर हो जाएगा। ये प्रोसेस होगी तो बड़ी फास्ट, यानी कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये तो पलक झपकते ही चार्ज दोनों साइड में स्टोर हो जाएगा, लेकिन इसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, चाहे माइक्रो सेकंड लगे चाहे मिली सेकंड लगे। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि इन दी फॉर्म ऑफ, अगर हमसे पूछे चार्ज कि कितनी देर में, सपोज करो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि क्यू नॉट जो है वो चार्ज जो कंप्लीटली इस पर स्टोर हो सकता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, या फिर चार्ज ऑन फुली चार्ज कैपेसिटर, चार्ज ऑन फुली चार्ज कैपेसिटर। अगर इस कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज कर दें तब इस पर जितना चार्ज आएगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यू नॉट। तो सबसे पहला आपसे पूछा जा सकता है केस वन, केस वन, ये बैटरी की वोल्टेज को मैं भी मान रहा हूँ, कि जब आप इस कैपेसिटर को चार्ज करोगे, चार्ज यानी कि आप जब चार्जिंग करोगे, मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में कैपेसिटर चार्ज नहीं था, आपने की को क्या किया, ऑन किया, की को ऑन करते ही जो चार्ज है वो फटाफट यहाँ से भागे, एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव इकट्ठे होने के। सपोज करो मैं कहता हूँ इस प्रोसेस को होने के लिए 3 × 10⁻³ सेकंड का टाइम लगता है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। तो मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि फिर ये बताओ कि 1.5 × 10⁻³ सेकंड में कितना चार्ज उस कैपेसिटर पर आ गया होगा। तो अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पर आपने टाइम आधा कर दिया, हाफ कर दिया तो आधा ही चार्ज आएगा। तो ध्यान रखना ऐसा नहीं होता, इसके लिए कुछ इक्वेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग ये पता चलेगा। वो इक्वेशंस बनती कैसे, उनकी डेरिवेशंस होती हैं, हमें उन डेरिवेशंस में नहीं जाना। आप जस्ट उस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से ध्यान में रखोगे कि 4 ऑप्शन अगर आपको मिल गई तो आप उसमें से उसको ढूंढ सको। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है एट एनी टाइम टी चार्ज ऑन कैपेसिटर, जिसे मैं Q से लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू होगी Q0 1 - e⁻⁻t/r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मन तो मेरा करता है भी मैं इसे पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करूं, लेकिन कुछ मजबूरियां मेरी भी हैं कि जब मैं डिटेल में जाना लग जाता हूं ना तो कुछ बच्चे डर जाते हैं भी ये क्या हो गया, ये बड़े बड़े टिपिकल कंसेप्ट कहाँ से आ गए। ठीक है, और मेरे को पता है जो +2 वाले बच्चे हैं अभी अभी जो पढ़ के आए हैं जस्ट, वो बच्चे अभी अभी इतना अच्छे से नहीं पढ़ के आए होंगे, कंसेप्ट पर उतनी अच्छी पकड़ उनकी नहीं होगी। तो ये इक्वेशंस क्या बताती है, ये पहली बात तो ये इक्वेशन है जब कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा, चार्जिंग हो रही होगी, सबसे पहली बात ध्यान रखो। और इसके अंदर जो क्यू नोट है वो है जब चार्ज पूरी तरह से चार्ज होगा तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस ई एक्सपोनेंट e⁻⁻t/RC। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो RC आ रहा है यहाँ पर RC, इसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। और इसके यूनिट अगर आपसे पूछ लें, देखो आरसी का मतलब है, आरसी का मतलब है रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। अब आपसे कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में भी R/C, इसके यूनिट क्या बनेंगे, तो आप ध्यान में रखना इसके यूनिट बनेंगे सेकंड, R/C।
अब कोई बच्चा बोल सकता है अभी सर आर के ओम होते हैं, कैपेसिटेंस के आपने कल बताया था फैरेड होते हैं, तो इसको ओम फैरेड नहीं बोल सकते, तो आरसी के यूनिट को हम ओम फैरेड भी बोल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में ओम फैरेड ना मिलेगा तो क्या करेंगे, ध्यान में रखना, ओम इंटू फैरेड मिलके क्या बनता है, सेकंड ही बनता है। तो इसकी डायमेंशन पूछ ले तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी आरसी की, इसकी डायमेंशन बन जाएगी T1, क्योंकि सेकंड बन रहा है टाइम का T1। या फिर इसे आप लिख सकते हो M0 L0 T1, क्योंकि इसमें m और मास और लेंथ तो है ही नहीं। तो ये हो गया चार्ज एट एनी टाइम t, ये कोमा लगा हुआ है, ठीक है, चार्ज एट एनी टाइम t होना कैपेसिटर इन सीरीज आरसी सर्किट। इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा इसके साथ में एक चीज और भी करवा देता हूँ, इसका ग्राफ पूछ लिया जाए, ग्राफ, तो ग्राफ भी ध्यान में रखना, मतलब कि टाइम के साथ कैसे कैसे ये चार्ज होगा उसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे एक साइड में है टाइम, एक साइड में है चार्ज, और ये लाइन जब ऐसे सीधी हो रही है टाइम एक्सिस के साथ में, इसका मतलब है ये चार्ज कैपेसिटर जो है वो पूरी तरह से चार्ज हो गया है, यानी कि इस पर कितना चार्ज आ गया है, Q0। तो ग्राफ, इक्वेशन, आरसी का क्या मतलब है, डायमेंशन और यूनिट क्या है, और ये सब कब लगेगा, जब क्या होगा, चार्ज। चार्जिंग के लिए ग्राफ ध्यान रखो इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, और फिर जाके कांस्टेंट हो रहा है। लेकिन दूसरा केस है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है, डिस्चार्जिंग का मतलब है कि आपने बैटरी हटा दी और ये दोनों वायर जोड़ दी आपस में, बैटरी हटा दी और ये दोनों, इसको बोलते हैं शॉर्ट करना। तो होगा क्या, पॉजिटिव यहाँ से भागेगा, नेगेटिव यहाँ से भागेगा, और ये जो चार्ज है उस पर जो ओवरऑल जो चार्ज है वो कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो हम कहेंगे जब हम इस कैपेसिटर को शॉर्ट करेंगे, यानी बैटरी को हटा देंगे, तो उस केस में जो कैपेसिटर है वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और उसकी जो इक्वेशन है वो बनेगी Q इज इक्वल टू क्यू नॉट टी रेस टू पावर माइनस पी बाई आर सी। तो इसमें भी आर सी आ रहा है, अब आर सी के यूनिट और अब सबको पता चल गया उसे क्या बोलते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसे। दोनों ही इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ वन माइनस आता है, वन माइनस, इस वन माइनस को हटा दो तो क्यू नॉट इंटू टी ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी डिस्चार्ज। और अगर इसका ग्राफ पूछ लिया जाए तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ था, ये डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है ना कैपेसिटर पर। तो इसका जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मेरा ये बिल्कुल कर्व नहीं बना, मतलब ऐसे कर्व बनेगा ऐसे, ठीक है, बड़ा कोशिश करते हैं, अब सही बन गया, इस तरह से बनेगा। स्टार्टिंग में कितना चार्ज था, क्यू नॉट, जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो ग्राफ डिस्चार्जिंग का और इसकी इक्वेशन, चार्जिंग का ग्राफ, चार्जिंग की इक्वेशन, और ये आप सारा ध्यान रखें।